हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं वह क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन होते हैं और अभिकर्मक तत्व, जो अभिकर्मक तत्व होते हैं वह अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वहां पर उसको आगे बढ़ा देंगे और उस जगह पे जाके वो स्वयं बैठ जाता है। उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, थोड़ा समझ लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखें, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या होगा कि जो अभिकर्मक तत्व है दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देती है, दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण, मतलब वहां पर उसको आगे बढ़ा देगा और स्वयं उसको वहां पर बैठ जाता है। तो हम देखो उदाहरण देख लेते हैं कि हमारा उदाहरण क्या है। तो देखो उदाहरण हमारा ये है आयरन, Fe+ यानी कि आयरन, इसको हम क्या कहेंगे? आयरन। ठीक है, ये आयरन हो गया आपका विस्थाप प्लस CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है आपका? कैल्शियम सल्फेट। दोनों की हमने क्रिया करवाई। अब क्रिया कराने पे क्या हुआ कि क्रिया करवाई और क्रिया करवाने पर यह अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया करवाने पर वह क्या हुआ कि जो आपका कापर था उसको कापर को उसने कैल्शियम सल्फेट में से वहाँ से बाहर निकाल दिया और स्वयं जाकर वहाँ पर बैठ गया। तो वो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? कापर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आपका आयरन होता है वो स्वयं उसका स्थान, कापर का स्थान ग्रहण कर लेता है और कापर को आगे पहुंचा देता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि वह प्रश्न क्या होगा आपका। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा उप अपचयन अभिक्रिया, उप अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, उप अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या होगा आपका? इसमें यह होगा कि आपकी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उप अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें ऐसा होता है। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया लिख लिया मैंने, उप अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का अपचयन या उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है उसे उप अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, होता है उसे उप अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या होगा कि एक जो अभिकारक होगा आपका, पहले वाला जो अभिकारक होगा उसका उपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। मतलब दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो रही हैं, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उप अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका उदाहरण देखिए, उदाहरण ये रहा आपका। उदाहरण है आपका Fe2O3 CO3 यानी कि हेमेटाइट। आपका ये हेमेटाइट हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा आपका? 2Fe यानी कि आयरन के दो अणु निकल के बाहर आ गया। आपका आयरन आपका निकल के बाहर आ गया और उसमें क्या हुआ? देखो एक का तो क्या हुआ? उपचयन हुआ और दूसरे का अपचयन हुआ। तो अपचयन होके क्या निकलेगा? ये देखो, एक में तो आयरन निकला आपका और एक में कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, ये क्या निकला आपका? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न जाता है। ठीक है, तो वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? हमें ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की या आरक्षित परत
जम जाती है, ऑक्साइड की या ऑक्साइड आरक्षित परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। हम उसको साफ कर लेंगे ताकि वो वायु में जल सके। वह परत क्या करती है, वो एक आरक्षित परत होती है, वो उस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखते हैं, तो अगला है आपका यहीं पर, अगला देखिए, संचारण का वर्णन कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर उदाहरण भी लेके के चलते हैं उसका और संचारण देखते हैं। संचारण, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, नमी या आर्द्रता भी कह सकते हो आप, नमी या अम्ल की नमी या आर्द्रता भी कह सकते हो, आदि के संपर्क में आती है तब संचारित होती है। क्या होती है वो, संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, देखो एक बार और देखते हैं। जब लोहे या लोहे जैसे जो पदार्थ होता है, लोहा या लोहे जैसा पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल या नमी, अम्ल की नमी या आर्द्रता, अम्ल की नमी या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। क्या होता है, आदि के संपर्क में आती है तब संचारित होती है। क्या होती है, संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होती है, निकलने लगती है, मतलब क्षय होने लगती है, उसको संचारित कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा इसमें, एक बार और देख लेते हैं। जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण का मतलब क्या होता है, संचारण का मतलब क्या होता है, उसका धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे निकलना। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण देखिए इसमें, लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर लाल भूरी परत जमना। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया, लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर लाल भूरी परत चढ़ना। आप कभी लोहा देखा होगा तो उस पर लाल भूरी परत चढ़ जाती है, उसको जंग कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहें यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।